Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द नेबर। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड एंड को-रिटन बाय मार्कस डनस्टैन, जिन्होंने द कलेक्टर, द कलेक्शन, सॉ 4, 5, 6 एंड सॉ 3D का स्क्रीन प्ले भी लिखा था। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और 72% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है एक न्यूली वेड कपल के बारे में, जॉन और रोजी। वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है, मगर फिर भी उनकी जिंदगी बाकी के नॉर्मल कपल से काफी अलग है, क्योंकि वो दोनों कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं बल्कि एंटी सोशल है। जॉन अपने अंकल नील के लिए काम करता है और नील एक ड्रग माफिया है। उसके लिए कैश और ड्रग्स डिलीवर करना, मिडिल मैन को हेल्प करना, आगे का रास्ता दिखाना और गाड़ियों के नंबर प्लेट्स चेंज करना, यही है उसकी ड्यूटी। इसके लिए उन्हें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मिसिसिपी के एक रिमोट इलाके में छुपकर रहना पड़ता है, पुलिस से बचकर, राइवल ग्रुप से बचकर और अपने नेबर्स से नजरें चुराकर। वैसे यहाँ पर ज्यादा लोग तो नहीं रहते, तो पड़ोसी कहने लायक सिर्फ एक ही आदमी है जो उनके पास के घर में रहता है। जॉन तो सुबह होते ही निकल पड़ता है, अकेली रह जाती है रोजी। वो पूरा दिन टेलीस्कोप से घर के चारों तरफ नजर रखती है, अपने सेफ्टी के लिए और साथ साथ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी। उनका ये पड़ोसी कितना हार्मलेस है ये इंश्योर करने के लिए उनके घर पर भी रोजी कभी कभी नजर डाल लेती है। लगता है इस बंदे को शिकार का बहुत शौक है और शायद इसीलिए निशाना इतना पक्का है, मगर ओवरऑल बंदा ठीक ठाक ही है, उससे कोई खतरा नहीं। डर तो उन्हें अंकल नील से है। असल में जॉन और रोजी इस जिंदगी से तंग आ चुके हैं, तो वो लोग एक एक करके पैसा जमा कर रहे हैं, जिससे मौका मिलते ही वो लोग यहाँ से भाग पाए। इस सब से बहुत दूर एक नॉर्मल कपल की तरह जीना चाहते हैं वो लोग, मगर नील उसे इतना आसानी से तो छोड़ने नहीं वाला। अगर उसे भनक भी लग गई तो वो इन दोनों को ही जान से मार डालेगा। इसके अलावा भी और एक मुसीबत का नाम है ऑफिसर बर्न्स। उसके साथ जॉन का कोई पर्सनल ग्रज तो नहीं, ना कभी उन्हें जॉन के पास से कुछ मिला, फिर भी वो हमेशा उसे हैरस करती रहती है। असल में शक तो उन्हें बहुत पहले से ही है, सबूत एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। उस दिन घर लौटने के बाद जॉन को मिस्टर नेबर का ट्रैश कैन बीच रास्ते पर पड़ा मिलता है, तो वो उसे उठाकर उसके फार्म में रख देता है। मगर उसका ये छोटा सा जेस्टर शायद इस आदमी को उतना पसंद नहीं आता। वो उसी रात उसके घर आता है मिलने। उसका नाम है ट्रॉय। पता चलता है बंदा जितना सीधा साधा दिखता है उतना है नहीं। वो डायरेक्टली कहता है उसके पास भी एक टेलीस्कोप है जिससे वो उन पर नजर रखता है। उसे पता है जॉन कुछ तो इलीगल करता है, क्योंकि घर आते वक्त यहाँ पर गाड़ियों का नंबर प्लेट कुछ और रहता है और जाते वक्त कुछ और। ये एक्चुअल में एक इनडायरेक्ट वार्निंग था, थ्रेट था। वो लोग शहर से दूर इस रिमोट इलाके में इसीलिए तो रहते हैं जिससे कोई उनके मामले में इंटरफेयर ना करे। सभी अपने अपने सीक्रेट्स मेंटेन करते हैं, उसका भी एक सीक्रेट है। जॉन उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ठीक है, मगर अगर उसने कभी भी उसके मामले में दखल दिया तो अच्छा नहीं होगा। अनदर थिंग इस बंदे का रोजी को देखने का नजरिया भी काफी अजीब था। वो लिटरली जॉन के सामने उसके बीवी को चेकआउट कर रहा था। असल में शहर के इस हिस्से में इतनी खूबसूरत लड़की देखने कहाँ मिलती है। जॉन को गुस्सा तो आता है, मगर वो ज्यादा ध्यान ना देने की डिसाइड करता है। वैसे भी वो लोग और ज्यादा दिन तो यहाँ पर रुकने नहीं वाले। उन्हें जितना पैसा चाहिए था वो मिल चुका है। आज वो फाइनल डिलीवरी करने जा रहा है। जाने से पहले वो रोजी को अपना सामान पैक रखने के लिए कह जाता है, मगर शायद नील को ऑलरेडी अंदाजा लग चुका था। वो जॉन को चाकू के नोक पर धमकाता है। जॉन किसी तरह से उसे समझा बुझाकर वहां से निकलता है और रोजी को कॉल करता है रेडी रहने के लिए, मगर बार बार रिंग करने के बाद भी रोजी फोन रिसीव नहीं करती। जॉन जल्दी से घर पहुंचता है, पूरे घर को अच्छे से सर्च भी करता है, मगर रोजी कहीं नहीं थी। एक पॉइंट पर जॉन को ऐसा भी लगने लगता है कि शायद रोजी उसके पैसे लेकर भाग गई है, मगर पैसे तो वैसे की वैसे ही हैं। तो ट्रॉय से भी वो जाकर पूछता है, जो कहता है हाँ उसने दोपहर में रोजी को देखा था बहुत जल्दबाजी में कहीं जाते हुए। जॉन बहुत परेशान हो जाता है। रोजी ऐसे उसे कुछ इन्फॉर्म किए बिना कहाँ जा सकती है। बार बार उसका शक इस ट्रॉय पर ही जा रहा था, तो वो घर जाकर छुपके से उस पर नजर रखने लग जाता है। शाम होने से पहले जब वो देखता है ट्रॉय गाड़ी लेकर निकल गया, तो वो 2 बियर बॉटल्स लेकर उसके घर जाता है।
इन एनी केस अगर वो पकड़ा गया तो एक्सक्यूज देने के लिए। मगर घर पूरा खाली था। जॉन इस घर के एक एक कोने को सर्च करता है मगर उसे शक करने जैसा कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक चीज की, ट्रॉय का टेलीस्कोप जो उनके घर की तरफ पॉइंटेड था। मतलब वो सच में ही उन पर नजर रखता है। इस घर के किसी कोने में गाना बज रहा था। अगर घर में कोई है ही नहीं तो गाना कौन सुन रहा है? जॉन उस आवाज को फॉलो करता है और पहुंच जाता है बेसमेंट में, जहां आगे का रास्ता एक वुडन पैनल से ब्लॉक्ड था। जॉन धीरे से उस पैनल को हटाता है और अंदर जाता है। अंदर एक कमरे में स्टूडियो जैसा माहौल बना हुआ था। कैमरे वगैरह सेटअप किया गया था। साथ में कुछ अजीब तरह के मुखौटे भी थे, पेपर से बने हुए, और गाना इसी कमरे में बज रहा था फुल वॉल्यूम में। इसके आगे हॉलवे पड़ता है। जॉन उस तरफ जाने लगता है। उसे एक लैडर दिखती है जो इस घर के पीछे की तरफ जा रही थी। जॉन को एक कमरे में एक लड़की की लाश मिलती है और एक लड़की भी जिसे जानवरों की तरह केज में बंद करके रखा गया है। उसका नाम है सैरा और उसका एक दोस्त भी है कोल, जो भी यहाँ पर ही है। जॉन को दूसरे कमरे में रोजी भी मिलती है जिसकी हालत भी सेम ही है। वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाती है। उस केज को तोड़ने की कोशिश करती है मगर उस पर चेन से ताला लगा हुआ था। उसे ऐसे ही तोड़ा नहीं जा सकता, उसे काटना पड़ेगा। जॉन उसे शांत करने की कोशिश करता है मगर तभी उन्हें ऊपर ट्रॉय की आवाज सुनाई देती है। वो घर वापस आ चुका है मगर वो अकेला है। जॉन उसे संभाल सकता है तो वो रोजी को अपने आप को संभालने के लिए कहकर ऊपर जाता है। तब ट्रॉय सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रहा था। जॉन पीछे से उसे स्टैप करने जाता है मगर तभी डोरबेल बजता है। ट्रॉय के घर आता है उसके दोनों बेटे कूपर और हर्ली। ये तीनों बाप बेटे मिलकर ही इस घर के बेसमेंट में कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। हर्ली इज क्वाइट ओके विद इट मगर कूपर अभी तक यूज्ड टू नहीं हुआ। उसे ये सब काम बिल्कुल ही पसंद नहीं। ट्रॉय उसे समझाने लगता है कि ये असल में उनका काम है और उसे करना ही होगा। और तब हमें पता चलता है कि असल में ये लोग किडनैपर्स है। उन लड़कियों को किडनैप करके उनके बदले रिच लोगों से पैसा लूटना उनका काम है। जॉन अब तक छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। अब ये लोग बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं देखकर वो भी उनसे पहले ही नीचे जाकर छुप जाता है। दीवार के एक होल से देखने लगता है। ये लोग सैरा को स्टूडियो वाले कमरे में ले जाकर चेयर से बांध देते हैं। उसके मुंह पे पट्टी बांधकर अपने चेहरे को मास्क के पीछे ढक लेते हैं। इसके बाद वो लोग एक वीडियो शूट करने लगते हैं जो सैरा के परिवार को भेजा जाएगा। काम खत्म होने के बाद उसे फिर से केज में डाल दिया जाता है। जब कूपर अपने पिता से पूछता है उस दूसरी लड़की का क्या होगा तो ट्रॉय बहुत ही कैजुअली जवाब देता है कि उसके बदले कोई पैसा नहीं मिलने वाला। जॉन के पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। इस लड़की ने बहुत कुछ देख लिया है, सिर्फ इसीलिए उसे उठाना पड़ा और अभी उसे मार डालना होगा। असल में आज सुबह जॉन के निकल जाने के बाद जब रोजी टेलीस्कोप से झांक रही थी उसे एक लड़का जख्मी हालत में ट्रॉय के घर से भागते हुए दिखा था। वो खून में लथपथ था और देखते ही देखते ट्रॉय उसे शूट कर देता है। ये वही लड़का था जिसकी लाश जॉन ने देखा था। जॉन उनके बातों से समझ चुका था रोजी के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, उसकी जान खतरे में है। तो वो उसी वक्त पीछे के रास्ते अपने घर भागता है बोल्ट कटर और गन लेने। तब तक शाम ढलने लगा था। जॉन देखता है ट्रॉय और हर्ले मिलकर एक लाश को दफना रहे थे। ठीक उसी वक्त उधर से ऑफिसर बर्न्स की गाड़ी आती हुई दिखती है। जॉन अपना हाथ हिलाकर उन्हें रोकने जाता है मगर इसके बाद जो होता है उससे तो उसका होश ही उड़ जाता है। ये ऑफिसर बर्न्स उनके साथ मिली हुई है तो उससे कोई मदद तो मिलने से रही। जो करना होगा जॉन को खुद ही करना होगा अकेले। तो वो उस हिडन एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है मगर उसे रोक लेता है कूपर। वो चिल्लाकर अपने भाई और पिता को बुलाने जाता है मगर क्रेन की आवाज से उसकी आवाज कहीं दब जाती है। दोनों में बहुत हाथापाई होती है और फाइनली जॉन उसे मारकर एक गड्ढे में फेंक देता है। मगर इस सब के बीच उसकी गन कहीं खो जाती है तो वो सिर्फ बोल्ट कटर लेके ही बेसमेंट के अंदर जाता है। लेकिन अंदर तो रोजी थी ही नहीं। उसे इन लोगों ने ऊपर ले जाकर उसका इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। बहुत दिनों से इस पर नजर थी इन लोगों की मगर अभी भी उसके पास कुछ वक्त है। हड़बड़ी में सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। जॉन को सब कुछ प्लान के साथ करना होगा जिससे वो सभी को एक साथ रेस्क्यू कर पाए। इसके लिए वो सबसे पहले नीचे जाता है और इस बार एक नए कमरे में जाता है जहां कोल नाम के लड़के को रखा गया था जिसके बारे में सैरा बता रही थी। लेकिन वो भागने की या चलने की हालत में नहीं था। इन लोगों ने मार मार के उसके पैर को जख्मी कर दिया था। तो जॉन सबसे पहले सैरा को बाहर निकालता है और उसके साथ मिलकर कोल को भी। उन दोनों को उस लैडर से घर से बाहर निकालकर सैरा को अपने गाड़ी की चाबी देकर 100 काउंट करने के लिए कहता है।
उसके बाद उसे घर की तरफ कुछ पत्थर फेंकने होंगे। इससे ट्रॉय और हर्ले बाहर निकल आएंगे और सैरा कोल के साथ गाड़ी में जाकर वेट करेगी, स्टार्ट ऑन करके लाइट्स ऑफ करके। होपफुली इतने में जॉन भी रोजी को छुड़ा लेगा। इसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर यहाँ से भाग जाएंगे। प्लान तो अच्छा ही था। सैरा वैसा ही करती है, जॉन भी रोजी को छुड़ा लेता है, मगर तब तक ट्रॉय और हर्ले को कूपर की लाश मिल चुकी थी, साथ में जॉन की टोपी भी। जब घर वापस आकर उन्हें रोजी नहीं मिलती तो उन्हें समझने में देर नहीं लगती ये सब किसका काम है। तो जैसे ही वो चारों मिलकर भागने जाते हैं, घर के चारों तरफ बड़े बड़े लाइट्स जल उठते हैं। फिर भी वो लोग किसी तरह से गिरते पड़ते गाड़ी तक तो पहुंच जाते हैं, मगर गाड़ी के टायर्स पंक्चर्ड थे। और ये ट्रॉय का नहीं बल्कि नील का काम था, जो अपने आदमी के साथ उनके घर के सामने वेट कर रहा था उनके लिए, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शायद जॉन और रोजी भागने वाले हैं। जॉन उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है ट्रॉय के बारे में, मगर उससे पहले ही ट्रॉय उन पर शूट करना शुरू कर देता है। दोनों तरफ से गोलियों की बारिश हो रही थी। इससे नील का आदमी और कोल दोनों ही गुजर जाते हैं। रोजी के शोल्डर से खून बहने लगता है। जॉन किसी तरह से उसे और सैरा को गाड़ी में बिठाता है और नील गाड़ी को फुल स्पीड में आगे ले जाता है। वो लोग किसी तरह से ट्रॉय और हार्ली के हाथों से तो बच जाते हैं। उनकी गोली गाड़ी से ठोकर खाकर गुजर जाती है, मगर उनके बिल्कुल सामने रास्ते के बीचों बीच हाथ में राइफल लेकर खड़ी थी ऑफिसर बर्न्स, जिसकी गोली जाकर लगती है नील को और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद इन सभी को फिर से एक बार घसीट कर बालों से खींच कर ले जाया जाता है उस घर के बेसमेंट में। जॉन को संभालती है ऑफिसर बर्न्स। ट्रॉय सैरा को ले जाकर बिस्तर से हैंडकफ्स डाल देता है। उसके बदले बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, तो उसे तो ज्यादा कुछ टॉर्चर किया नहीं जा सकता। तो हार्ली अपना सारा गुस्सा निकालता है रोजी के ऊपर। चेन से बांध के उसे बहुत मारता है, बालों से खींचकर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। रोजी की हालत सच में बहुत खराब हो चुकी थी, मगर फिर भी वो हार नहीं मानती। वो खुद भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, तो ऐसे सिचुएशन से डील करना उसे भी आता है। वो अपने हाथ का चेन हार्ली के गले में डाल के उसे चोक करने लगती है। इससे उसके पॉकेट से इस ताले की चाबी गिर जाती है। रोजी उसी चाबी से अपने आप को फ्री कर लेती है और हार्ली को लॉक कर देती है। हार्ली उस पर चिल्लाने लग जाता है, मगर अभी तो उसकी बारी थी। रोजी कैमरा स्टैंड उठाकर उसे मारने लगती है, मारते मारते उसे मार ही डालती है। इसके बाद वो अपने पति को बचाने जाती है, जिसे ऑफिसर बर्न्स हाथ पैर बांध के टॉर्चर करने ही वाली थी, लेकिन ठीक उससे पहले ही रोजी उसी स्टैंड से उसे भी मार डालती है। अभी बाकी रह जाती है सिर्फ सैरा। वो भी बहुत मुश्किल से अपना हाथ काट के हैंडकफ से आजाद हो पाई थी। उसे अपने सामने एक राइफल दिखती है, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो उसे ही उठा लेती है, और तभी उसका सामना हो जाता है ट्रॉय से। वो बेचारी इन सिचुएशन से यूज्ड टू नहीं है, उसे बंदूक चलाना भी नहीं आता, तो ट्रॉय बहुत ही इजीली उसे ही कब्जे में ले लेता है। फॉर्चुनेटली तभी जॉन और रोजी भी वहां पर आ जाते हैं और ट्रॉय को उसे छोड़ना ही पड़ता है, और वो जाके छुपता है क्लोजेट के अंदर। जॉन उसे देखकर शूट करता है, मगर एक भी गोली उसे नहीं लगती, क्योंकि ये क्लोजेट असल में बेसमेंट में जाने का और एक रास्ता है। इस बार ट्रॉय अपना फाइनल गेम स्टार्ट कर देता है। वो सारे घर की लाइट्स ऑफ कर देता है और सारे खिड़की दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है और अंदर छोड़ देता है पॉइजनस गैस। इससे बचने के लिए सैरा और रोजी बेसमेंट के रास्ते बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर ट्रॉय ने ऑलरेडी वो रास्ता बंद कर दिया था। इस बार फाइट होती है ट्रॉय और जॉन के बीच फेस टू फेस। जॉन तो मार मार के उसका हुलिया ही बिगाड़ देता है। उसी हालत में भी ट्रॉय उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। वो भी उसी की तरह एक मिडिल मैन है, उसे मारने से क्या होगा। वैसे भी जॉन के बारे में उसके बॉस को सब कुछ पता है, तो ट्रॉय को मारकर वो भी ज्यादा दिनों तक चुप नहीं पाएगा, उसे भी आखिरकार मरना ही होगा। जॉन सब कुछ सुनता है, मगर वो अपने आप को बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होने देता। वो उसी के गन से ट्रॉय को शूट कर देता है। एट द फाइनल सीन हम देखते हैं जॉन और रोजी मिलकर लाशों को एक साथ एक गड्ढे में फेंकते हैं और जला देते हैं। इसके बाद निकल पड़ते हैं गाड़ी लेकर अपने उसी डेस्टिनेशन की तरफ, जहां जाने का प्लान वो लोग इतने दिनों से बना रहे थे। अपने हिस्से का पैसा तो वो लेते ही है, साथ में नील के गाड़ी से उसका पैसा लेना भी नहीं भूलते, जो नील ने अपने साथ लेकर आया था। रह जाती है सिर्फ सैरा। वो पुलिस को कॉल करती है, अपनी हालत बयां करती है, मगर जॉन और रोजी के बारे में कुछ नहीं कहती। वो तो विक्टिम है, उसे क्या पता बाहर क्या हुआ होगा। मतलब इसके बाद शायद रोजी और जॉन के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं लगने वाला।
यहीं पर इस फिल्म की एंड हो जाती है। इट्स अ लिटिल मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर विद सर्वाइवल फ्लिक। और मुझे इस फिल्म की जो पर्टिकुलर बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आई वो है इस फिल्म की फीमेल कैरेक्टराइजेशन। रोजी की कैरेक्टर ही ले लो, वो सिर्फ स्किन शो ऑफ के लिए नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर में कुछ सॉलिड एक्शन सीक्वेंस भी है विच इज़ रियली ग्रेट। नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से हम इतना कह सकते हैं कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स है उनके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाता, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है और शायद इसीलिए स्टार्टिंग के 30 मिनट्स हमें बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहानी इंटरेस्टिंग होने लगती है और उसके बाद क्लाइमैक्स तो बढ़िया ही बढ़िया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।